हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। तो 2-3 दिनों से एक्चुअली जो है वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रहा था। द रीज़न इज़ सिंपल कि थोड़ा सा हेल्थ इशू था, तो वीडियोज़ अपलोड नहीं होता। बट नाउ विद द ग्रेट एंथुसियाज्म आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड मन नहीं लग रहा था कि रिकॉर्ड वीडियो नहीं करें आप लोग के लिए। सो नाउ आज हम लोग का ग्रामर है और काफ़ी दिनों से हम लोग का ग्रामर छूटा हुआ था, तो आज कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग का वर्ब भी स्टार्ट रहेगा, ठीक है ना। तो वर्ब का आई थिंक 1 और 2 हो चुका है, आज वर्ब का पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 में कुछ नहीं ज़्यादा बेसिक चीज़ें तो हो चुका है। थोड़ा सा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एग्ज़ाम में आमतौर पे जिस तरह का क्वेश्चंस आता है, संडे को जो है ना मैं डिस्कस करूँगा कि क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है और कौन से चैप्टर पे, कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स को हमें स्किप करना है। इस चीज़ को हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे संडे को, वो मेरा स्पेशल वीडियो रहेगा। लेकिन उसी हिसाब से आज आपका वर्ब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा मॉडल भी रहेगा, मॉडल वर्ब है ना। मैं आपको बोला था कि मॉडल वर्ब एक सेपरेट बनाएंगे इसका वीडियो, लेकिन ना हम आज ही मॉडल वर्ब को बेसिक ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मॉडल वर्ब ज़्यादा क्वेश्चन आता है नहीं, लेकिन इसका जानकारी आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए, बस थोड़ा बहुत। धीरे से धीरे प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो मॉडल वर्ब खुद आएगा, उसका यूज़ खुद सीख जाएंगे। लेकिन चूँकि ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है तो इस पर ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे, हम टाइम वहाँ देंगे जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आने का संभावना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक तो वर्ब में काफ़ी कुछ पढ़ लिए हैं। अब आता है हम लोग थोड़ा सा डू, डज एंड डिड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एग्ज़ाम में हमेशा है ना डू, डज और डिड को मिला करके आता ही आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डू का बात करते हैं, डज का बात करते हैं, डिड का। ये तीनों ही जो है आपका क्या है, एक है हेल्पिंग वर्ब है। क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब? क्या है हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ना कि क्या होता है, जो हमेशा मेन वर्ब के साथ में आता है ना। अब देखो, जैसे अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये तभी आएगा जब इसके साथ में नॉट लगता है। कब लगता है? नॉट। जब हेल्पिंग वर्ब कब काम करता है? जब इसके साथ में नॉट लगा होता है, जब इसके साथ में नॉट लगा होता है, और जब इसके साथ में नॉट लगा होता है। समझ गए? देखो, डू, डज और डिड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम तब करता है जब आमतौर पे नॉट आता, ऐसे आता है, लेकिन जब नॉट आता है तो ये हमें डायरेक्टली दिख जाता है। जैसे सेंटेंस में, इस सेंटेंस में देखिए, जैसे आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। समझ गए? अब देखो यहाँ पे डू आ गया ना, ये क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, और गो आपका मेन वर्ब। समझ गया ना। अब यहाँ पर देखो इसका, ही डज नॉट गो देयर, ही डज नॉट गो देयर। तो यहाँ पे आपका डज क्या हो गया, आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और गो आपका मेन वर्ब हो गया ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ही डिड नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं गया था, वह वहाँ नहीं गया या फिर गया था। अब देखिए यहाँ पे डू है हेल्पिंग वर्ब है, गो है मेन वर्ब, डज हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब। यहाँ पर भी आपका डिड क्या हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे आपका गो क्या हो गया, मेन वर्ब। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद में क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है ना, इसके बाद में नॉट आ रहा है, और इसके बाद में भी क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है ना। तो हम क्या बोले कि डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब कब यूज़ होगा, क्या पता चलता है, जब नॉट आता तब ये दिखता है हमें। अगर यहाँ से हम नॉट हटा देंगे तो डू भी गायब हो जाएगा, यहाँ से इसको भी हटा देंगे ये भी गायब हो जाएगा, यहाँ से नॉट हटाएंगे तो भी यहाँ पर गायब हो जाएगा। मतलब जैसे देखिए नॉट हटाते हैं क्या हो जाएगा, आई गो देयर, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही गोज देयर। यहाँ देखो, ही वेंट देयर। हो गया ना, समझ रहे हो। इसका मतलब कि डू, डज और डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। कब? हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब इसके साथ में नॉट लगता है तब ये दिखने लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे नॉट लगा
तो डू दिख गया, यहाँ पे भी नॉट लगा तो डज दिख गया, यहाँ पे भी नॉट लगा तो डिड दिख गया। इस चीज़ को और अच्छे से हम लोग टेंस में समझेंगे, लेकिन इस बात को समझिए कि डू के साथ डू जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह जब इसमें नॉट लगाते हैं सेंटेंस में तब हमें डू दिखता है। जैसे ही हम नॉट लगाए सेंटेंस में हमें डज दिख गया, जैसे ही हमें नॉट लगाया डिड में तो हमें क्या दिख गया, क्या दिख गया, डिड दिख गया। समझ गया, ये समझ गया ना। तो इसको उतारिए अच्छे से या फिर नहीं उतारिए, रुक जाइए। अब देखिए इसी चीज़ में पहले अच्छे से और लिखते कुछ चीज़ें तब उतारिएगा। देखिए ये तो समझ गया ना कि ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। अब ये समझिए कि ये जो डू है ना, ये जो है आपको मानकर चलना है या है ये प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल। प्लूरल का मतलब इसके साथ में जो सब्जेक्ट जो यूज़ होता है इसके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इसके साथ में यूज़ होने वाला सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे में कौन कौन सा होगा, जैसे दे हो जाएगा, जैसे वी हो जाएगा, है ना, जैसे यू हो जाएगा, एक्सेट्रा। और ये जो है आपका क्या है, सिंगुलर है, यानी कि इसके साथ में हम कौन सा सब्जेक्ट लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये क्या है, प्लूरल है, यानी कि इसके साथ में कैसा सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। और ये कैसा वर्ब है, एक सिंगुलर वर्ब, यानी कि इसके साथ में कैसा सब्जेक्ट लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे डिड है, इसके साथ में दोनों ही लगा, इसके साथ में सिंगुलर भी लगा सकते हो, सिंगुलर भी एंड प्लूरल भी। समझ गए, यानी कि ये जो डू है इसके साथ में प्लूरल भी लगा, डू के साथ में हम प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। डज जो है सिंगुलर वर्ब है, इसलिए सब्जेक्ट हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। डिड जो है दोनों ही है, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट भी। समझ गए यहाँ तक। अब देखो ये हो गया कि हेल्पिंग वर्ब की तरह काम किया, हेल्पिंग वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह। इसको नोट डाउन कीजिए यहाँ तक, फिर आगे बताएंगे। चलिए कर लिए। अब देखो अब देखिए ये जो है ना, हमेशा जब भी डू डज और डिड देखिएगा तो इसके साथ में हम V1 का यूज़ करेंगे, इसके साथ में V1, इसके साथ में V1। अगर आप कॉपी में ध्यान से देखो, अभी आप सेंटेंस लिखे ना, और नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज कीजिए और पीछे जाइए और देखिए सेंटेंस में कि जितना भी हम तीनों सेंटेंस लिखे थे कि आई डू नॉट गो देयर, ही डज नॉट गो देयर, ही डिड नॉट गो देयर, तीन में ही सब में जो वर्ब लिया वो कौन सा वर्ब था, V1, V1 और V1 था ना, सिर्फ V1 था और कोई वर्ब नहीं था। इसका मतलब कि डू डज और डिड के बाद में जो वर्ब आएगा हमेशा से V1 आएगा। क्या आएगा, V1। इस बात को अच्छे से लिख लीजिएगा कि जब भी इसके बाद में डू डज और डिड कहीं भी देख लीजिएगा तो उसके बाद वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, V1 होगा। क्या होगा, V1। समझ गए। ये जो है मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। किसकी तरह, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है ना। बताए थे कि जब ये क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा किसके साथ आता है, मेन वर्ब के साथ में। लेकिन जब वो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की तरह आता है, मतलब सेंटेंस में जब अकेला आता है ऑक्सिलरी वर्ब तो वो मेन वर्ब की तरह काम करता है ना। तो यहाँ पर ये जो है अकेले आ रहा है सेंटेंस में, तो जब अकेले आएगा तो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल में आई डू दिस, है ना, या फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें ही डज हिज ड्यूटी, ही डज हिज ड्यूटी ऑन टाइम। समझ गए। या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं कि ही डिड इट, ही डिड इट, ही डिड इट। देखो यहाँ पर ये क्या है, दिख तो रहा है मेन हेल्पिंग वर्ब है ना, लेकिन काम किस तरह से कर रहा है, मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। दिख तो रहा है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसके अलावा कोई और वर्ब है नहीं है मेन वर्ब ना, तो यही मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए डिड है, डिड भी यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे और कोई वर्ब है नहीं ना, यही है। दिख तो रहा है हमें क्या, हेल्पिंग वर्ब की तरह, लेकिन काम किसकी तरह कर रहा है, मेन वर्ब की तरह। ठीक उसी तरह से जब घर से मम्मी पापा चले जाते हैं तो आप मालिक बन जाते हो, लेकिन जैसे वो आते हैं तो फिर आप नौकर बन जाते। नौकर का मतलब है ना, जो है वो आपका पोजीशन, दैट मीन्स। समझ गए। डू डज और डिड के साथ हमेशा V1 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 का यूज़ करेंगे। ये मेन वर्ब की तरह काम करता है ना। जैसे आई डू दिस, ही डज हिज ड्यूटी ऑन टाइम, या ही डिड इट। तो ये क्या है, यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। ये हमेशा ये जो लेता है वो V1 लेता है। समझ गए ना। चाहे जो हो जाए, चाहे वो डिड हो चाहे वो डज हो,
या चाहे डू हो, इसके साथ में जो आप वर्ब यूज़ करोगे V1 की यूज़ करोगे। और ख़ास करके इससे ध्यान रखोगे, आप इसको स्टार्क मार्क कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सेंटेंस में आपको हमेशा इससे कन्फ्यूज़ करता है डिड से। इसीलिए वो चाहे शुरुआत में डू डज डिड हो, है ना, वो चाहे, अब देखो या तो ये नेगेटिव, चाहे नेगेटिव या चाहे इंट्रोगेटिव, है ना, या तो नेगेटिव सेंटेंस बनाए। नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव का मतलब नॉट, और इंट्रोगेटिव का मतलब क्या, या तो WH फैमिली से क्वेश्चन पूछ रहा है, WH क्वेश्चन पूछ रहा है ना, या यस नो क्वेश्चन, या यस नो क्वेश्चन। ये सब आगे चल के धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन जो लिखा लिखते चलिए। तो देखिए यहाँ पे डू डज और डिड सेंटेंस में नेगेटिव के रूप में यूज़ होता है। नेगेटिव यानी कि सेंटेंस के नेगेटिव आमतौर पे यूज़ होता है, या फिर इस तरह से यूज़ होता है। जब मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे ना, जब इन तीनों को मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो नॉट का यूज़ नहीं किए ना, लेकिन जब इसे हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तब हम वहाँ पे नेगेटिव आएगा, तब वो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा और ये नेगेटिव में आएगा, वहाँ पर वो क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, दैट इज मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन जब वो सेंटेंस नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे वो मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है लेकिन नॉट लगा रहेगा तो वो हेल्पिंग वर्ब कहल जाता है, और तब हमें पता चलता है कि ये आया। इंट्रोगेटिव में भी, लेकिन उसके साथ में V1 लेता है। देखो V1 ले रहा है, जब भी रहेगा V1 लेगा। इंट्रोगेटिव भी चाहे क्यों ना रहे, चाहे WH वाला फैमिली वाला रहे या यस नो क्वेश्चन वाला रहे, वो हमेशा क्या लेगा, वो V1 वर्ब लेगा। इस बात को समझ गए ना। चलिए उतारिए जल्दी से। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है डू, ये प्लूरल वर्ब है, इसके साथ में जो सब्जेक्ट आएगा प्लूरल। डज भी क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। डिड भी क्या है, डिड जो है दोनों ही है, ये सिंगुलर प्लूरल, तो इसके साथ में जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर भी सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल भी सब्जेक्ट आएगा। समझ गए, सिंगुलर प्लूरल समझते हो ना, एक वचन और बहुवचन। ओके, उतार लीजिए ना, आगे बढ़ते। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो डू डज और डिड के बारे में समझाना था, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा मॉडल्स का जानकारी देते हैं, ज़्यादा नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स मॉडल मतलब वो मॉडल नहीं जो रैंप वॉक करते हैं वो लोग, हीरो या हीरोइन, नायक या नायिका, है ना। आमतौर पे स्टूडेंट लोग कहते हैं मॉडल, मोडाल, हम मॉडल से इसको पढ़ते हैं आमतौर पे, ठीक है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं मॉडल। तो पहला हम लोग जो मॉडल पढ़ेंगे ना वो होगा हमारा शुड। क्या होगा, हमारा शुड होगा, ठीक है। अब देखो शुड का जो काम है ना, वो पहला ये हमें ड्यूटी के बारे में बताता है, ये हमें एडवाइस या सजेशन के बारे में बताता है, ठीक है। और ये हमें ऑब्लिगेशन के बारे में भी बताता है। ये क्या होता है, ड्यूटी क्या है, एडवाइस है, सजेशन क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है। और इसके साथ में जो वर्ब आता है वो हमेशा V1 आता है। क्या आएगा, इसके साथ में जो वर्ब आएगा वो V1 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मॉडल में सबसे पहले पढ़ेंगे शुड के बारे में। शुड जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो V1 के रूप में होगा, मतलब इसके साथ में जो वर्ब आएगा वो हमेशा V1 आएगा। समझ रहे हो ना। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं एग्जाम्पल, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, है ना, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये हमारा ड्यूटी है ना कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो यहाँ पर देखिए शुड के बाद में वर्ब आया ना, ये कौन सा वर्ब है, एक मेन वर्ब है। तो लेकिन मेन वर्ब है तो क्या फॉर्म है उसका, V1 रूप में है ना, इसीलिए बोले कि शुड के बाद में जो वर्ब यूज होगा वो V1 होगा। क्या होगा, V1। आप लोग पढ़े हो ना, V1, V2, V3, V4 और V5। आई होप कि आप लोग रोज़ 10-15 पढ़ रहे हो, और नहीं तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हो। आप देखो ग्रामर, आप 5-10 रोज लिखो। तो ये रिस्पेक्ट हो गया ना, जैसे रिस्पेक्ट हो गया, अब इसको देख लीजिए, इसका 5 काइंड्स लिखो। रिस्पेक्ट हो जाएगा, रिस्पेक्टेड हो जाएगा, रिस्पेक्टेड हो जाएगा, रिस्पेक्टिंग हो जाएगा, रिस्पेक्ट्स हो जाएगा, इस तरह से बनाइए, है ना। तो यहाँ पे देखिए वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो यहाँ पे शुड के बाद में जो मेन वर्ब आया वो V1 है। यहाँ पे ड्यूटी वाला बात है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ये ड्यूटी बताया ना, ये हमारा एक कर्तव्य है, समझ रहे हो। एडवाइस, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य। एडवाइस सजेशन का मतलब किसी को सलाह देना
किसी को किसी तरह का एडवाइस दे रहे हो, आप सलाह दे रहे हो। आज के टाइम पे सलाह तो सब लोग देता है ना, इस बोले आप भी तो बहुत सलाह देते हैं भैया। तो यहाँ पे जैसे बोले एग्जाम्पल में, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, समझ गए? यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, एडवाइस देने के लिए तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, समझ गए? तो यहाँ पे शुड का मतलब एक हिंदी सेंस निकलता है चाहिए, ठीक है? आप इस चीज़ को मानकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आप अपने माइंड को उसे एडजस्ट कर लिए। थोड़ा सा शुरू में इंग्लिश को डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, लेकिन विद द प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप दिमाग में बैठा सकते हो कि शुड का एक लिटरल मीनिंग एकदम यही अर्थ होगा, ऐसा नहीं है, चेंज हो जाता है ना। इसलिए एकदम नहीं मान लेना कि यही शाश्वत क्या है, उसके शाश्वत सत्य है। तो आप बोल सकते हो कि चाहिए एक लिटरल मीनिंग है हिंदी में इसका। तो सजेशन एडवाइस मतलब सलाह देने के लिए हम शुड का यूज़ करते, जैसे यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए। उसके बाद में ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या? ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है बोलिए? किसी चीज़ को मना करना, प्रोहिबिट करना। जैसे हम बोलते हैं क्या, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, ये फिर हो गया, ये तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू दिस, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन कर रहा है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, गलत है। दैट मीन्स को ऑब्लिगेट कर रहा है, उस चीज़ को वो मना करने की कोशिश कर रहा है। तो उस सेंस में भी हम जो है शुड का यूज़ करते हैं। इसका मतलब शुड का यूज़ 3 चीज़ में करते हैं, ड्यूटी में यानी कर्तव्य को बताने के लिए, एडवाइस सलाह देने के लिए, तीसरा ऑब्लिगेशन किसी चीज़ को मना करने के लिए, ऑब्लिगेट करे कि हाँ मेरा ऑब्जेक्शन है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, या यू शुड नॉट जस्ट वेंट आउट, तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए इस टाइम में, रात को नहीं निकलना चाहिए। लड़कियों को बोला जाता है ना, लड़कों को भी बोला जाता है कि ज़्यादा अल्कोहल नहीं कंज्यूम करो, ये नहीं करो, वो करो। तो वहाँ क्या करो, ऑब्लिगेशन ही हो रहा है ना। इसका मतलब ड्यूटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, जैसे ये सेंटेंस, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। एडवाइस सलाह के लिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए। ऑब्लिगेशन, तुम्हें वहाँ पे तुमको जो है यह काम नहीं करना चाहिए, समझ गए? और इसके साथ में जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, V1 आएगा। क्या आएगा, V1। चलो इसी के साथ में एक और मॉडल वर्ब आता है ना, आउट टू। इसका भी सेम सेंस निकलता है, ये कोई बहुत घबराने वाला बात नहीं है। ये भी जो है सेम चीज़, ड्यूटी, ये भी ड्यूटी बताने के लिए है, ये भी एडवाइस बताने के लिए है, ये भी या फिर सजेशन बोल लो, सजेशन हो गया। और तीसरा ऑब्लिगेशन बताने के लिए, क्या है, ऑब्लिगेशन बताने के लिए, यहाँ पे TIN लिख देते हैं, ऑब्लिगेशन को बताने के लिए। और इसके साथ में जो वर्ब यूज होता है V1 होता है। देखो जो चीज़ शुड इतना लिखे हैं ना, तो सेम चीज़ आउट के साथ भी है। जैसे हम लिखे हैं यहाँ पर कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, है ना, तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, एकदम करेक्ट है। कैसे, इसके लिए एग्जाम्पल में लिखे हैं, जैसे क्या कि वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ये भी ड्यूटी को बताने के लिए, ये कर्तव्य को बताने के लिए कि हमें जो है बड़ों का आदर करना चाहिए। ये भी उसी सेंस में यूज़ होता है जिस सेंस में शुड का यूज़ होता है। ये भी ड्यूटी को बताने के लिए, इसके जगह पे आप यही एग्जाम्पल लिख दोगे। ये भी एडवाइस एसोसिएशन, यानी कि ये भी जो है सलाह को बताने के लिए, सलाह के रूप में इसका यूज़। जैसे यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, तो आप लिख सकते हो यू आउट टू वॉक इन द मॉर्निंग। इस तरह से ऑब्लिगेशन के लिए यू आउट टू नॉट डू दिस, आप ये नहीं करोगे ऑब्लिगेशन के लिए, यानी कि आउट टू के साथ में V1 का यूज़ करेंगे। और ये ड्यूटी यानी कि कर्तव्य, एडवाइस यानी कि सलाह, ऑब्लिगेशन मतलब किसी चीज़ को मना करने के लिए हम आउट टू का भी यूज़ करते हैं। जैसे शुड का यूज़ किए उस तरह से आउट टू का भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए ना, आप ऐसे ही क्या करोगे, इसका भी एग्जाम्पल्स इसी में एडजस्ट करके लिख दोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये भी इसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है और ये भी इसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर एक से सिंपल से यही है कि शुड जो है कभी कभी कंजंक्शन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ये समटाइम्स इट वर्क्स एज अ कंजंक्शन, ये जो है आपका कंजंक्शन की तरह काम करता है। कौन? शुड।
जैसे आप एक सेंटेंस सुने होगे ना, जैसे इसके लिए सेंटेंस कि इफ यू कम्स आई विल गो। तो यहाँ पर इफ क्या आपका कंजंक्शन है ना, लेकिन इफ की जगह पे हम शुड लगा देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे शुड यू नहीं होगा, यहाँ पे शुड ही कम आई विल गो। यहाँ पे आई विल गो हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? विल है, ध्यान रखना है यहाँ पर क्या आपका WLL विल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इफ जो है आपका कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। चीज़ें अब आएगा तो हम समझाएंगे कैसे हैं। तो इफ़ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊँगा। तो इस तरह से शुड ही कम, यहाँ पे वह ये वाला नहीं है जो चाहिए वाला अर्थ है, यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं है। ये जो यहाँ पे शुड है, यहाँ पे शुड एज ए कंजंक्शन की तरह काम करे। इसका मतलब हुआ वो अगर आता है तो मैं जाऊँगा। अब देखो यहाँ पे शुड आया ना, तो शुड आया तो देखो यहाँ पे V1 आ गया ना, ही के साथ में तो V5 लगता है, लेकिन देखो शुड आया इसलिए यहाँ पे V1 लग गया, लेकिन यहाँ पे V5 लगा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे V1 लगा हुआ है ना। तो इस बात को ध्यान में रखोगे। तो शुड में और आउट टू में यही सिर्फ अंतर है कि शुड जो बस कंजंक्शन की तरह काम करता है, लेकिन आउट टू कंजंक्शन की तरह काम नहीं करता। देखो यहाँ पे ये कंजंक्शन की तरह, तो यही दोनों में मेन डिफरेंस है जो आप लिख लोगे कि ये जो है कंजंक्शन की तरह काम करे। जैसे इफ ही कम्स आई विल गो, तो लिखोगे शुड ही कम आई विल गो। समझ गए? चलिए इसको उतार लीजिए अच्छे से। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है ना? ओके, उतार लीजिए। आउट टू का वही एग्जाम्पल जो इसमें लिखे उसी में आप हटा करके शुड को और लिख दीजिएगा। चल आप देखिए, एक शायद आप मॉडल वर्ब के नाम ये सुने हुए नहीं, लेकिन एग्जाम में कब पूछ दिया तो बना लोगे। जैसे हैड बेटर का नाम सुने हो? हैड बेटर भी आपका क्या है? एक मॉडल वर्ब है। क्या है ये? एक मॉडल वर्ब है। समझ गए ना? ये भी क्या है? ये आपका एक मॉडल वर्ब है। क्या ये? एक मॉडल वर्ब है। देखिए इसके साथ में भी हम V1 का यूज़ करते हैं। समझ रहे हो? हैड बेटर इज ऑल्सो मॉडल वर्ब जिसके साथ में हम V1 का यूज़ करते हैं। आपको पता है कि जब भी सेंटेंस में हैड आता है तो हमें लगता है क्या कि उसके साथ V3 आएगा। आता ही है, बिल्कुल आता है, लेकिन कब? जब वो पास्ट परफेक्ट के रूप में यूज होता है तब। लेकिन यहाँ पे हैड के साथ में जब भी बेटर लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी इस हैड के साथ में बेटर लगा हो या इसका आगे बेटर हो, तब समझ लीजिएगा कि वो अब वो पास्ट परफेक्ट में नहीं रहा, वो जो इन दोनों मिल करके क्या बन गया? एक मॉडल वर्ब का फॉर्मेशन कर दिया, एक निर्माण कर दिया। जो इसके साथ आने वाला जो आगे वर्ब होगा वो V3 नहीं, वो V1 होगा। क्या होगा? V1। समझ गए? जब भी सेंटेंस में हैड होगा और उसके बाद में बेटर होगा तो कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा, बल्कि वो मॉडल वर्ब कहला जाएगा। और इसके आगे आने वाला जो वर्ब होगा कौन सा वर्ब लेगा? V1 वर्ब लेगा। जैसे टेक द एग्जाम्पल, ही हैड बेटर गो एंड सॉल्व। जैसे he had better go and solve। ठीक है? आप फिर लिख सकते हो कि they had better choose a cheaper hotel। मतलब वो इससे भी अच्छा वो होटल चूज़ कर सकता था। तो यहाँ पर देखिए दो गो इसका एग्जाम्पल हो गया, एक हैड बेटर, इसके साथ में V1 लिया ना, इसके साथ में जो V1 लिया, क्या लिया? ठीक है? तो यही हो गया पर क्या? ये हो गया हैड बेटर। जब भी आएगा हैड के बाद में ये बेटर तो बन जाएगा मॉडल वर्ब, इसके साथ में जो वर्ब लगेगा वो V1। ये दो सिंपल से एग्जाम्पल हो गया समझने के लिए। तो इस बात को खास ख्याल रखिए, कभी भी सेंटेंस में हैड आता और हैड के बाद में बेटर आ गया, समझ लीजिए कि उसके आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो V1 लेगा, ना कि V3 लेगा और ना तो V2 लेगा, और वो मॉडल वर्ब कहलाएगा। इसको नोट में लिखिएगा अच्छे से, इसको हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखिएगा। चलिए उतार लीजिए। अब आता है हम लोग का एक और मॉडल वर्ब। ठीक है? दो को एक साथ में लेके चलते हैं। एक है आपकी तरफ यूज्ड टू और एक है आपका वुड। ठीक है? यूज्ड टू एंड वुड। यूज्ड टू के साथ भी हम
V1 का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? वर्ब का वन रूप का, और इसके साथ में भी हम कौन सा रूप यूज़ करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ गए? ये जो है हैबिट ऑफ द पास्ट को बताने के लिए यूज़ होता है। हैबिट ऑफ द पास्ट यानी कि बीते हुए कल में, यानी कि भूतकाल का पास्ट को, आदतों को बताने के लिए किया जाता है। मतलब इसका, जैसे आप बोलते हो ना कि मैं बचपन में खूब क्रिकेट खेला करता था, है ना, मैं बचपन में खूब घूमा करता था, मैं बचपन में खूब ड्राइंग्स बनाया करता था। तो वो जो आदत है वो आपका बचपन का है, बीते हुए कल का। आप वैसे आज नहीं कर रहे हो, आप कहीं से गुजर रहे हो, आपका दिख गया वो कोई फील्ड, यार देखो मैं यहाँ पे बचपन में बहुत खेला करता था, देखो ये नदी में मैं नहाया करता था। दैट इज़ मीन्स कि आपका आदत था, पहले आपका पास्ट का कोई आदत था, उस आदत को बताने के लिए हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि हैबिट ऑफ द पास्ट, यानी कि बीते हुए कल में, यानी कि पास्ट का कोई आदत को बताने के लिए हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। सेम यहाँ पे भी ये भी जो है हैबिट ऑफ द पास्ट को बताने के लिए यूज़ करते हैं। हैबिट ऑफ द पास्ट को बताने के लिए कौन? वुड का भी यूज़ हम हैबिट ऑफ द पास्ट को बताने के लिए करते हैं। लेकिन ये जो है वुड का हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ करते हैं एंड पास्ट टेंस में भी यूज़ करते हैं। आप सुने होंगे कि वुड जो है विल का पास्ट टेंस है, लेकिन हम प्रेजेंट टेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, हाँ ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पास्ट के लिए ही सिर्फ यूज़ करते हैं, ये प्रेजेंट टेंस के लिए भी और पास्ट टेंस के लिए भी यूज़ करते हैं। देखिए यूज़ टू यहाँ पर ये कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। कौन? ये यूज़ टू, ये यूज़ टू कभी कभी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पे ये तो एक मॉडल वर्ब है ना, लेकिन कभी कभी ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। समझ गए? चलो अब देखो एग्जाम्पल सबसे अच्छे से समझेंगे। पहला किसका में V1 आता है ना, जैसे आई यूज्ड टू प्ले chess. Okay, I used to play chess when I was child. When I was child, जब मैं बच्चा था तब मैं क्या खेला करता था? चेस खेला करता था। इसके बाद में क्या आ गया आपका? एक V1 आ गया। पहला आदत बताया ना कि बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे? तो चेस खेला करते थे। समझ गए? अब यहाँ पे भी आप लिख लो एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे लिखोगे कि आई वुड अक्रॉस दस, आई वुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। आई वुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं नदी के उस पार तक तैरा करता था। तो यहाँ पे भी देखिए इस वुड के बाद में V1 आया और एक बीते हुए कल का एक आदत बताया ना, यानी कि ये जो यूज टू है पहला, इसके साथ में वर्ब का V1 का फॉर्म आया। यहाँ पे भी देखिए वर्ब का V1 का रूप आया और ये बीते हुए कल का आदत बताया, ये भी बीते हुए कल का बात बताया। ये कभी कभी प्रेजेंट के रूप में भी यूज है। कैसे? जैसे वुड यू लाइक सम कॉफ़ी बोलते हो ना, जैसे बोलते हो ना कि वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी, सम कॉफ़ी, इस तरह से होता है ना, पूछते हो ना कि वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी। रेस्टोरेंट में जाते हो तो सिंपल सा वो चीज़ें हैं। तो वुड जो है वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, तो यहाँ पर वुड प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है कि आपको क्या चाहिए, इस सेंस में पूछ रहा है ना, तो वुड देखो प्रेजेंट का टेंस में यूज हो रहा है। लेकिन ये फॉर्मल में नहीं होता, ये इनफॉर्मल में, जैसे आप किसी ऑफिस में जाकर के वुड का यूज़ नहीं कर सकते इस तरह से, आप वहाँ पे कुड का यूज़ करोगे। ठीक है, ये बात समझ गया। अब यहाँ पे यूज टू का मतलब एक एडजेक्टिव के रूप में एक एग्जाम्पल देखो, समझो कि एडजेक्टिव के रूप में क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम, दैट मीन्स नाउन और प्रोनाउन का विशेषता को बताता हो, क्वालिफाई करता हो, उसका बारे में इंफॉर्मेशन देता हो, है ना। दोज वर्ड विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन एज वेल एज क्वालिफाइड दैट, जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफिकेशन करता हो, क्वालिफाई करता हो और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन एंड प्रोनाउन दिमाग में रखोगे, एडजेक्टिव को आते ही दिमाग में आप नाउन प्रोनाउन के बारे में सोचोगे। नाउन प्रोनाउन तो दिक्कत नहीं है ना कहीं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आई
ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, है ना, वह बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत क्या है करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ही इज़ यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। यहाँ पर देखो इस सेंस में यहाँ पर ये जो वर्किंग है आपका एक क्या है, एक आपका नाउन है। क्या है आपका, ये एक नाउन है, और नाउन होने के कारण से ये जो है ये आपका क्या बन गया, एक एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया आपका, एक एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ना होता है नाउन पर नाउन। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, हम आपको लग रहा है कि यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है तो ये कैसे हो सकता है, लेकिन लेटर ऑन में हम बताए थे एक जिरांड है ना। जब भी कभी जो है एक वर्ब में जब आईएनजी लगा करके उससे नाउन के बिहेव करते हैं तो वो जिरांड बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो वर्किंग है एक जिरांड है जो नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ही इज़ यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है। तो इस सेंस में भी हम जो है यूज़ करते हैं किसका, एडजेक्टिव का, है ना। और एडजेक्टिव किस रूप में यूज होता है, यूज्ड के रूप में। तो आमतौर पे इसके बाद में क्या यूज़ होता है, भी1 का यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, भी1 का। बस हम ये बताएं कि इसके साथ में ये भी यूज़ हो सकता है, लेकिन आपको ये ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। कन्फ्यूज़न क्रिएट हम नहीं चाहते अभी। बस ये चीज़ को आप बस ध्यान में रखिए कि एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, लेकिन बस इस बात को और इस बात को ध्यान में रखिए कि एक भी1 के रूप में यूज़ होता है, इसके बाद में भी1 आता है, और ये हैबिट ऑफ द पास्ट को बताने के। जैसे बोलते हैं ना, आई यूज़ टू डू दिस, मैं इस चीज़ को क्या करता था, अब नहीं करता हूँ, आदतों को बताने के लिए। ये समझ गया। उस से वुड का, वुड जो है ये भी हैबिट ऑफ द पास्ट को बताने के लिए, भी1 के रूप में, अब प्रेजेंट एंड पास्ट में बताने के लिए। समझ गए, ओके। लेकिन एक चीज़ समझिए, दोनों में अंतर ये है ना कि कुछ आदतें हम बताए थे ना, एक्शन दो तरह का, एक डायरेक्ट एक्शन और एक इनडायरेक्ट एक्शन। तो ये जो हैबिट ऑफ द पास्ट जो बता रहा है, ये जो हैबिट ऑफ द जो पास्ट बता रहा है, जो ये जो हैबिट है ना, ये दोनों ही, वो चाहे डायरेक्ट हैबिट हो, डायरेक्ट एक्शन वाला हैबिट हो, डायरेक्ट एक्शन वाला हैबिट हो, या फिर इनडायरेक्ट एक्शन वाला हैबिट हो, ये इसके लिए यूज़ हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ यूज़ होगा कौन सा, सिर्फ डायरेक्ट एक्शन वाला, डायरेक्ट एक्शन वाला ही इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, वुड के साथ। समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे स्विम देखो, तो स्विम एक डायरेक्ट एक्शन है ना, जैसे हम देख सकते हैं किसी को स्विम करते हुए, आप देख सकते हो कि नहीं। अगर कोई नदी में, तालाब में, पोखर में तैर रहा हो तो आराम से देख लो, वाह डूब रहा है ना। तो वहाँ पे वो क्या है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। लेकिन कोई बैठ के कुछ सोच रहा है, कहीं ख्यालों में डूबा हुआ है किसी से नफरत कर रहा है, किसी को वो मन में गाली दे रहा है, मन में, ओके, तो चीज़ को आप देख सकते हो क्या, नहीं ना। तो वो इनडायरेक्ट हो गया, यानी कि इनविजिबल रूप में बोल सकते हैं। तो जो डायरेक्ट रूप में होगा वो वुड भी यूज़ होगा और यूज टू भी, लेकिन ये इनडायरेक्ट वाला एक्शन में भी यूज़ होगा। इस बात को ध्यान में रखोगे। अगर यहाँ पे होता है कि आई वुड व्हाट पॉन्डर, आई वुड पॉन्डर व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं बहुत सोचा करता था जब मैं बच्चा था, तो यहाँ पे वुड नहीं होगा, बल्कि आई यूज टू पॉन्डर अ लॉट व्हेन आई वाज चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत सोचा करता था, है ना। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ा शरारत करता था। तो यहाँ पे देखो आई वुड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्विम सही है ना। लेकिन जब यहाँ पे पॉन्डर कर देंगे या लाइक कर देंगे, यहाँ पे या तो लाइक कर देंगे, या हम पॉन्डर कर देंगे, या हम लव कर देंगे, या हम हेट कर देंगे, कोई भी इनडायरेक्ट एक्शन लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका वुड नहीं होगा, वुड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर होगा, यहाँ पर अगर हम लगा दें यूज टू तो सही है। इसका मतलब कि ये जो है सिर्फ डायरेक्ट एक्शन वाले के साथ में यूज होगा। आदतों को बताने में सिर्फ डायरेक्ट एक्शन, लेकिन आदतों को बताने में डायरेक्ट एक्शन और साथ साथ में इनडायरेक्ट एक्शन, लेकिन ये सिर्फ एक ही वाला में, इनडायरेक्ट में नहीं। चलिए इसको उतारिए, उतारिए, ठीक। देखिए कभी कभी थोड़ा सा वुड का अगर समझिए तो ये कभी कभी विलिंगनेस को बताने के लिए भी यूज करते हैं। विलिंगनेस, डिजायर, पोलाइट को भी बताने के लिए वुड का यूज करते हैं। विलिंगनेस का मतलब क्या, इच्छा, डिजायर का मतलब चाहत, पोलाइट का मतलब कोई भी हम्बल बहुत इंसान होता है ना, बहुत विनम्र, उससे बोलते हैं। तो वुड का जो है कभी कभी विलिंगनेस, अब अपना इच्छा को बताने के लिए भी
बताते हो, जैसे आई वुड लाइक टू सम कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी चाहिए, इस तरह से। आई वुड लाइक टू कॉल दैट पर्सन वुम आई लाइक मोस्ट, मैं उस इंसान को बुलाना चाहता हूँ जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई वुड लाइक टू मीट यू, लेट मी मीट यू सम पर्सन जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो इसे बोलते हो ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि विलिंगनेस इच्छाओं के लिए। डिज़ायर, ये भी इच्छा बताता है, ठीक है, ये चाहत बताता है। ये पोलाइट यानी कि किसी चीज़ को हम्बलनेस से बताता है, जैसे बोलते हैं ना कि वो व्हाट वुड लाइक टू जस्ट से, आप क्या कहना चाहते हो, टेल मी। तो इस तरह से चीज़ों को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वुड का हम विलिंगनेस, डिज़ायर और पोलाइट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि आई वुड लाइक टू प्ले, ओके, आउटडोर गेम, आउटडोर गेम यहाँ पे हो गया। जैसे उसके बाद में शी वुड, ओके, शी वुड सिंग, ओके, शी वुड सिंग, शी वुड सिंग एट मॉर्निंग, इस तरह से। वुड यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद करोगे। तो इस तरह के सेंस में आप जो है यूज़ कर सकते हो, विलिंगनेस के रूप में, डिज़ायर के रूप में, पोलाइट के रूप में। आई वुड लाइक टू प्ले आउटडोर गेम, शी वुड सिंग एट मॉर्निंग, वुड यू हेल्प मी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इसमें एडजस्ट कर लें, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वुड का एक दो और यूसेज था जो समझा दिए, ठीक है। आई होप, तो इसका इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं तो हम बता देते हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता हो, बेसिक चीज़ वही है, भार को पकड़ना है। और सजेशन वाला बात है जो आप बताए थे उससे पहले कि ये भी हैबिट बताता है, लेकिन कौन सा हैबिट, जो सिर्फ डायरेक्ट एक्शन वाला हो, इनडायरेक्ट वाला नहीं। वहाँ से एरर आता है, यहाँ से चांसेस नहीं है, ये से थोड़ा सा अलग वाली बातें होती है, लेकिन फिर भी है तो बता देते हैं। चलिए अब देखिए, उसी तरह से कुड का भी बात आता है ना। कुड, कैन का, कुड का बात करते हैं। कुड जो है ना, ये भी जैसे, ये भी पोलाइट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं ना। तो ये लेकिन एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन वहाँ पे ये फॉर्मल नेचर में बात करता है। फॉर्मल का मतलब जैसे आप स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिसेज़ में, वहाँ पे आप कुड का यूज़ कर सकते हो। लेकिन वुड का इनफॉर्मल में, अनौपचारिक रूप में आप यूज़ करोगे। किसका? वुड का। तो यहाँ पे कुड हो गया, यहाँ पर आपका वुड हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका फॉर्मल रूप में, फॉर्मल का मतलब औपचारिक रूप में, औपचारिक रूप में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये इनफॉर्मल रूप में, इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक रूप में, जैसे दोस्त हो गया, फैमिली हो गया, अनौपचारिक रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। किसका? वुड का। तो इसका मतलब क्या कि कुड का यूज़ हम औपचारिक रूप में यूज़ करते हैं, इट मीन्स फॉर्मल नेचर में, ऐसे इनफॉर्मल के अनौपचारिक रूप में। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे फ्रेंड्स हो गया, जैसे फैमिलीज़ हो गया, है ना, जैसे कलीग्स हो गया, एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे आपका स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, ऑफिसेज हो गया। तो इन जगहों पे आप जो है क्या यूज़ करोगे? कुड का यूज़ करोगे। जैसे कुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? आई कुड जस्ट टेक दिस पेन, क्या मैं इस तरह से चीज़ें आप बोल सकते हो। तो ये आपका कुड जो है औपचारिक या फिर फॉर्मल नेचर में, और वुड आपको पता है कि चीज़ें हैं। तो कुड का ज़्यादा चीज़ें है नहीं उतना, आपको बस वुड का जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बस पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ बस थोड़ा सा बता रहे हैं कि इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग एट लास्ट, नॉट लास्ट, कैन का यूज़ थोड़ा सा देख लो। कैन का जो यूज़ है ना, वो 3 चीज़ के बारे में, एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं इसका, है ना। एबिलिटी के बाद में हम लोग कैपेबिलिटी के लिए इसका यूज़ करते हैं, और जो है इसका जो तीसरा यूज़ है वो परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कैन का यूज़ एबिलिटी को बताने के लिए,
कैपेबिलिटी को बताने के लिए और परमिशन को बताने के लिए। दैट मीन्स कि ये जो कैन है 3 चीज़ों को इन्फॉर्म करती है, एबिलिटी, कैपेबिलिटी और परमिशन। एबिलिटी मतलब आपका योग्यता क्या है, आपका क्षमता क्या है, और ये परमिशन को देने के लिए। जैसे आई कैन डू दिस, जैसे एग्जाम्पल लिखोगे ना आई, और इसके साथ में भी जो वर्ब यूज होगा वो V1 ही होगा, और कुड के साथ में भी जो था वहाँ पे भी V1 ही होगा। यानी कि जितने भी मॉडल्स वर्ब होते हैं लगभग उनके साथ में ये बात लिख लीजिएगा कि वर्ब का बेसिक फॉर्म इनकी 1 लगाओगे, इनकी V1 लगाओगे, समझ गए? तो यहाँ पे भी V1 ही लगेगा। जैसे आई कैन डू दिस, समझ गए ना? ही कैन सॉल्व इट, ही कैन सॉल्व इट, समझ लो? इस तरह की चीज़ें। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, समझ लो? ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो ये सब जो है कैन का है। यहाँ पे ये अपना एबिलिटी, कैपेबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी को बताने के लिए, ये जो है आपका एबिलिटी, योग्यता को बताने के लिए, एबिलिटी को बताने के लिए, कैपेबिलिटी को यूज़ करने के लिए, यहाँ पे आपका परमिशन को, समझ गए? तो परमिशन का कैन आई कम इन, तो यस ऑफ कोर्स यू कैन, तो यहाँ से इस तरह से बोल सकते हो। आप मे आई कम इन भी बोलते हो ना, लेकिन समटाइम्स कैन का भी यूज़ होता है। बोलोगे यहाँ पे मे भी यूज़ करते हैं, यस ऑफ कोर्स, कभी कभी हम कैन का भी यूज़ करते हैं। तो ये कैन का यूज़ जो एबिलिटी के रूप में, यानी कि योग्यता के रूप में, क्षमता के रूप में और परमिशन के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन डू दिस, ही कैन सॉल्व इट, कैन आई कम इन, और ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। और इसके साथ में जो वर्ब का यूज़ करेंगे वो V1 का यूज़ करेंगे, और इसी का पास्ट टेंस कुड होता है, समझ गए? चलिए सर उतारिए इसको। ओके, हो गया ना? अब चलिए इसी में देखिए, इसी में नहीं, इसमें नहीं, इधर देखिए, यहाँ पे नोट में देख करके कैन लिखोगे, कुड लिखोगे, है ना? और फिर लिखोगे कि इन शब्दों के साथ में क्या क्या यूज़ नहीं करना। जब भी कैन और कुड रहे सेंटेंस में, तो इसके आगे अगर एबल लिखा हो, अनएबल लिखा हो, क्या, या तो एबल या अनएबल या कैपेबल, कैपेबल, तो ये सभी के सभी गलत है, तो गलत हो जाएगा। याद रखिए, कभी भी सेंटेंस में कैन और कुड लिखा हो तो इसका आगे ना तो कभी एबल लिखा हो सकता है, ना कभी अनएबल होगा, नहीं कैपेबल, क्योंकि खुद ही इस वर्ड का मतलब ही खुद देता है, समझ रहे हो? इसीलिए कभी भी कैन हो या चाहे कुड हो, इसके बाद में ना तो कभी एबल यूज़ होगा, ना तो कभी अनएबल, और ना तो कभी कैपेबल। इस बात को समझ गया ना? कभी भी सेंटेंस में कैन और कुड रहे तो ना तो हम एबल का यूज़ करेंगे, ना तो हम अनएबल का यूज़ करेंगे, और ना ही तो हम कैपेबल का यूज़ करेंगे। आई होप इस बात को आप समझ गए। नोट डाउन लिख लीजिएगा नोट करके। अब आते हैं मे और माइट। मे एंड माइट, अच्छे से इसको तो जानती ही होगे, है ना? तो मे और माइट जो है ना, ये जो है सिंपल सा चीज़ है, ये पॉसिबिलिटी को बताने के लिए यूज़ होता है। किस चीज़ को बताने के लिए? पॉसिबिलिटी को बताने के लिए यूज़ होता है। दूसरा, ये पर्पस को बताने के लिए, पर्पस को बताने के लिए, ब्लेसिंग को बताने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए भी हम कभी कभी मे और माइट का यूज़ करते हैं, समझ गए ना? और परमिशन को ग्रांट करने के लिए, और परमिशन को ग्रांट करने के लिए, परमिशन को ग्रांट करने के लिए। तो मे और माइट किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है? पहला पॉसिबिलिटी, परमिशन, ब्लेसिंग, पर्पस। अब क्या है देखो, सबसे बात करते हैं पर्पस। पर्पस का मतलब क्या, आपका पर्पस क्या है लाइफ में? जैसे आप क्या करना चाहते हो, व्हाट इज़ द पर्पस? आप पढ़ने का आपका पर्पस क्या? आप आए हो यूट्यूब पे, इस चैनल पे आप ग्रामर सीख रहे हो, तो कोई तो पर्पस होगा ना। ऐसे ही रैंडमली तो आकर के देख के इतना टाइम तो नहीं देख रहे होगे। जो लोग इतना देर तक वीडियो देख रहा होगा बिना पर्पस का तो नहीं होगा। हाँ, कोई आया देख के चला गया, वो अलग चीज़ है, वो सर्च कर रहा होगा, देख रहा होगा, रैंडम आ गया होगा। लेकिन जो इतना देर तक ठहर के रुक करके देख रहा होगा, जरूर न जरूर कोई तो पर्पस होगा ना, सीखने का पर्पस होगा, कोई तो रीज़न रहा होगा, कोई तो कारण रहा होगा। तो पर्पस का मतलब कोई भी रीज़न होता है। जैसे हम लिखें वी क्या, वी ईट सो दैट
वी मे सर्वाइव, है ना। वी ईट सो दैट, हम लोग खाते हैं क्योंकि हम लोग को सर्वाइव करना है, ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें। वी ईट सो दैट, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें, समझ रहे हो ना। या फिर आप बोल सकते हो क्या कि वी राइट सो दैट वी मे इम्प्रूव आवर राइटिंग, हम लोग लिखते हैं क्यों, ताकि हम लोग का राइटिंग इम्प्रूव हो सके, समझ गए। तो वी राइट सो दैट वी मे इम्प्रूव आवर राइटिंग, हम लोग लिखते हैं, खूब लिखते हैं, क्यों, ताकि हमारा राइटिंग इम्प्रूव हो सके। तो मे पर्पस को बताने के लिए भी यूज़ होते हैं। इसका पर्पस क्या, आखिर खाने का पर्पस क्या था, तो सस्टेन, जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। हम लोग खाने के लिए जीते हैं ना, कि जीने के लिए खाते हैं। कुछ लोग खाने के लिए जीता है, कुछ लोग जीने के लिए खाता है। तो आप क्या करते हो, आप खाने के लिए जीते हो कि जीने के लिए खाते हो। यार अपन तो यार दैट्स इट, कि सर्वाइव कर सके इसलिए खाते हैं, यानी कि जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। लेकिन कुछ लोग होगा जो फूडी होते हैं, यस खाना चाहिए, और उतना नहीं कि ओके। तो पर्पस का मतलब कि क्या आखिर कारण है। तो हम लोग खाते हैं क्यों, ताकि हम सर्वाइव कर सकें, ताकि जिंदा रह सकें, जी रह सकें, ताकि अच्छा खूबसूरत दुनिया को देख सकें, ताकि आपको पढ़ा सकें। वी राइट, हम लोग लिखते हैं क्यों, ताकि हम, मेरा राइटिंग क्या हो सके, हम लोग का इम्प्रूव हो सके, अच्छा हो सके, इसीलिए। समझ गए ना। बात करते किसका, ब्लेसिंग का। ब्लेसिंग का मतलब जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, बोलते हैं ना, भगवान तुम्हारी मदद करे। तो मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। तो इस तरह के भी हम यूज़ करते हैं गॉड, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं गॉड में हेल्प यू, पहले यही लिख दो, गॉड में हेल्प यू, भगवान तुम्हारी अच्छा करे। तो ब्लेसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी क्या करे, सुरक्षा करे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, इस तरह से बोलते हैं। तो ब्लेसिंग के लिए, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद देने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। उसके बाद में परमिशन के लिए वही मे आई कम इन सर, बचपन से मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन बचपन अच्छा बीता है आप लोग को लगता है। तो ये परमिशन के लिए भी हम मे और माइट का यूज़ करते हैं, समझ गए। पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, जैसे बारिश हो सकता है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकता है या बारिश होगी, इस तरह के सेंस में भी हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। तो फॉर द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब कोई चीज़ का संभावना, यार हो सकता है आज लेट जाएंगे ना क्लास में तो पिटा जाएंगे, जैसे जाएंगे ही नहीं। जैसे आप क्लास के बाहर खड़े हो, 1 घंटा लेट हो, क्लास के बाहर खड़े हो, दोस्त लोग गुफ्तगू कर रहे कि जाए या नहीं जाए, तब आए एक टीचर आपको क्लास में ले जाए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग खुद जाना चाहिए। लेट है तो है, तो संभावना भी आमतौर पे यूज़ होता है, संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश होने का संभावना है। जैसे आप एग्जाम्पल में लिखो इसका क्या, कि इट मे रेन, इट में रेन, बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे, समझ गया। तो ये सिंपल सा चीज़ है, ओके। तो मे और माइट का यूज़ यहाँ पे आपका यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से कहाँ गया, ये सब सेंटेंस पर्पस के लिए, ब्लेसिंग के लिए, परमिशन के लिए, और यहाँ पे अपना पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। बस उसी तरह से पास्ट का अगर बात करना हो तो माइट पुट कर दो, we eat so that we might survive, we write so that we might improve our writing, God might help you, ये तो नहीं, मैं ही लिखो ठीक ही रहेगा। मे आई कम इन, ठीक है। पॉसिबिलिटी में इट माइट रेन टुडे, तो पास्ट को बताने के लिए थोड़ा सा इंसिडेंस रहा तो आप माइट कर दिया। मे का यूज़ इसलिए किए जो प्रेजेंट की बातें हैं, लेकिन अब माइट का यूज़ जो बातें थोड़ा सा पास्ट में करनी हो। अगर बात यहाँ पे पास्ट का करना था तो पास्ट कर देते, यहाँ पे पास्ट का करना था तो पास्ट कर देते, यहाँ पे पास्ट करना था तो पास्ट कर देते, समझ गए ना। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया है कि मे का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए समझ से, इट में रेन टुडे, आप माइट लिख सकते थे, जैसे आज बारिश होगी तो इट माइट रेन, बारिश हो सकती है ना, या इस तरह से चीज़ है। परमिशन यहाँ पे ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो माइट लगा सकते हो, पास्ट को
बताने के लिए। तो आई होप कि आपको मे और माइट क्लियर है, या फिर नहीं तो आप सिंपल से समझ गए कि इनके लिए पॉसिबिलिटी संभावना के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ का संभावना बनना, ब्लेस परमिशन, किसी चीज़ को परमिशन को ग्रांट करने के लिए, ब्लेसिंग आशीर्वाद देने के लिए, और पर्पस कोई चीज़ को रीज़न कि आखिर हम ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे मे और माइट का यूज़ करते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखोगे तो सेंटेंस आपका कभी भी गलत नहीं होगा, आप एरर को जल्दी पकड़ लोगे। एरर पकड़ना सिखा रहे हैं हम, अभी सेंटेंस बनाना नहीं सिखा रहे हैं। हमको पता है कि कुछ सेंटेंसेस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान नहीं, उतना बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है, बस बेसिक ये 4 पॉइंट पकड़ के चलना है कि आखिर इसका मतलब क्या है। पॉसिबिलिटी का मतलब कोई चीज़ संभावना जो हो सकता है। परमिशन, अब समझ रहे परमिशन का मतलब, जैसे ये एग्जाम्पल समझ जाओगे, ब्लेसिंग आशीर्वाद, एंड पर्पस। बाकी धीरे धीरे हम लोग सेंटेंस बनाना समझ सीखेंगे, सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है, सेंटेंस को समझना सीखेंगे। अचानक से है ना, नहीं होना है, घबराना नहीं है। चलिए, आई होप के समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। 1-2 बार नहीं, बार बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा, आपके दिमाग में तो घुसा के ही दम लेंगे। आप तो बोलोगे कि कितना भी दम लगा लीजिए भैया, ये आदमी कितना भी दम लगा ले, लेकिन हेलमेट पहन के बैठ ही जाता है कोई लड़का या लड़की, है ना, और भी ग्रिल वाला हेलमेट, कि आदमी कुछ भी मेरे को समझा ले, आज समझ में ना नहीं है, ये अपना जान भी दे देगा समझाने के लिए ना, तब भी हम समझेंगे नहीं। देख लेते आज कि इसमें कितना दम है। ऐसे कुछ लोग बच्चा ठान के आज बैठा हुआ है ना। ऐसा नहीं कीजिए, थोड़ा समझने में प्रयास कीजिए, अपना एफर्ट दीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए, इसमें से कभी भी देखिएगा मे और माइट के साथ में कुछ अगर शब्द लिया रहेगा ना तो गलत होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, कभी भी इन शब्द के बाद में पॉसिबल या पॉसिबली रहे या लाइकली रहे, तो याद रखिएगा कभी भी ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा, ये हो ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मे और माइट जो है, इनके बाद में कभी भी ये शब्द नहीं हो सकता। मे और माइट के बाद में कभी भी पॉसिबल, पॉसिबली और लाइकली ये शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि ये अर्थ ही खुद ही दे रहा है। पॉसिबल कुछ ही संभव होना, संभावना, लाइकली का मतलब ही संभावना, लाइकली वो आ रहा था ही शायद, तो शायद के सेंस में ये खुद यूज़ होता है ना, लेकिन ये नहीं है। कभी भी सेंटेंस में ये और ये आया और इसके बाद में ये शब्द आया तो ये शब्द गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई होप समझ गए। चलिए, तो नाउ आपको कुछ देते हैं होमवर्क। होमवर्क में क्या, आप लोग कम से कम 25 है ना V1 to V5 लिख के कॉपी में नोट लिख लोगे, 25 कम से कम, और इसे लर्न भी कर लोगे। और एक ऐसे, आज एक ऐसे देते हैं, और ऐसे किस पे तो आज जो है आज ऐसे किस पे दिया जाए, बोलिए। सबसे अच्छा महंगाई पे, जिसे हम बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो आप लोग जो है महंगाई पर इसे कम से कम 300 शब्दों में लिखोगे, महंगाई पर, ठीक है। अच्छे से इससे लिखना हम सिखाए थे, है ना। आई होप कि नहीं सिखाएं, तो कोई बात नहीं, लेटर ऑन क्लासेस में अगली जब भी हमारी क्लास होगी तो पहले मैं इससे कैसे लिखा जाता है वो डिस्कस करूँगा अच्छे से, देन हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास भी आपका हो सकता है कि ग्रामर रहे या लिटरेचर रहे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। नहीं आया होगा तो वापस से बार बार वीडियोज़ को देखिए, जहाँ भी डाउट हो अच्छे से बुक का रेफरेंस लीजिए, टीचर्स अपने हैं वहाँ पे पूछिए, और नहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में करके मेरे से पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल रिस्पॉन्ड। सो अच्छा लगा आपको पढ़ा करके टॉपिक, एंड फाइनली आपका वर्क खत्म हुआ। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नया टॉपिक और नया उमंग के साथ में। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं जल्द। जय हिंद।